नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नमस्ते भारत क्लासेस में। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा और हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 का एक प्यारा सा टॉपिक, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये और आज हम इसका बेसिक लेवल का संपूर्ण जानकारी देंगे और अगले क्लास में हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का कक्षा 10 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ठीक है, आज ये हमारे चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके आज हम बेसिक और कंप्लीट जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त बनाने से पहले हमें जरूरत पड़ती है किसी एक ऐसे बिंदु की, और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इस बिंदु से एक समान दूरी पर अनंत बिंदु रखे गए। इस बिंदु से एक समान दूरी पर अनंत बिंदु रखे गए और इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति आपको मिलती है उसी को कहते हैं वृत्त। तो वृत्त का ये जो बिंदु जहां से हम समान दूरी लेते हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। इस वृत्त को, इसको क्या कहते हैं? केंद्र। और केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, सेंटर। उसके बाद अगर हम इस केंद्र से ये आसपास की बाउंड्री, ये आसपास की बाउंड्री आपको जो दिख रही है, इस आसपास की बाउंड्री को हम कहते हैं परिधि। इसका नाम है परिधि और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। CIRCUMFRENCE, सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस माने होता है परिधि। अगर हम किसी भी वृत्त के केंद्र को अगर हम परिधि से कोई एक ऐसा रेखाखंड मिलाते हैं तो इस रेखाखंड का नाम होता है त्रिज्या। इस रेखाखंड का नाम क्या है? त्रिज्या, जिसको हम रेडियस कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और ऐसी ही अनंत त्रिज्याएं किसी भी वृत्त में उपस्थित होती हैं और सभी त्रिज्याओं की लंबाई जो होती है वो समान होती है। सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है और अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। अगर हम इसी त्रिज्या को दुगना कर दें, अगर हम इसी त्रिज्या को डबल कर दें, तो ये त्रिज्या को डबल करने पर हमें मिल जाता है एक व्यास। मतलब एक जो व्यास होता है वो दो त्रिज्याओं को मिलाकर बनता है। अगर हम इसके केंद्र को नाम दे दें O और इधर नाम दे दे ए और इधर नाम दे दे बी, तो जो ए बी है वो आपका व्यास कहलाएगा। व्यास को इंग्लिश में हम डायमीटर कहते हैं, तो डायमीटर हो जाएगा, व्यास कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। मतलब त्रिज्या का डबल करने पर, दुगना करने पर हमें प्राप्त हो जाता है व्यास। ठीक है बेटा। मतलब जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है वो 2r के बराबर होता है, दो त्रिज्याओं को मिलाकर के बनता है। अगर हम इस पूरे वृत्त का आधा कर दें तो हम यहां पर आ जाते हैं। अगर हम पूरे वृत्त का आधा कर दें तो उसे हम कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? इसे हम अर्धवृत्त कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। और इसी को हम इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। अगर हम वृत्त को आधा कर दें तो वो अर्धवृत्त कहलाएगा और अर्धवृत्त को हम शॉर्ट में सेमी सर्कल कहते हैं। अगर हम यहां पर इसी वृत्त से कोई दो त्रिज्याओं द्वारा, किन्हीं दो त्रिज्याओं द्वारा, या तुम कहें किसी अर्धवृत्त से किन्हीं दो त्रिज्याओं द्वारा एक ऐसा और एक ऐसा ये पार्ट काट के अलग कर दें। अगर हम इस पार्ट को अलग कर दें तो इसको हम कहते हैं, क्योंकि त्रिज्याओं द्वारा काटा गया है इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिज्यखंड। मान लिया यहाँ पर OAB नाम डाल देते हैं, तो इस वाले भाग को हम कहेंगे त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? इस वाले भाग को जो दो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया है इसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं और जिसको इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेक्टर कहते हैं। क्योंकि त्रिज्याओं द्वारा काटा गया है इसीलिए इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। और त्रिज्यखंड में ऊपर एक कुछ कोण बनता है जिसको हम थीटा कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि भाई मैंने त्रिज्याओं द्वारा हमें पार्ट नहीं काटना है, ये तो जो पार्ट है वो त्रिज्याओं द्वारा कटा हुआ है, हम कहें किसी हमें जीवा द्वारा पार्ट काटना है। जीवा क्या होती है? इस वृत्त में इस परिधि को मिलाने वाली कोई एक ऐसी रेखा जो वृत्त के सरकमफ्रेंस मतलब परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं पर स्पर्श करे। अब यहां पर स्पर्श कर रहे हो, यहां पर मान लीजिए ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो ये जो CD है, ये जो CD है CD, ये क्या कहलाएगी? ये जीवा कहलाएगी और इसको हम इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड मीन्स होता है जीवा। और जीवा क्या होती है? जीवा जो होती है, एक वृत्त में कई सारी जीवाएं हो सकती हैं। जीवा क्या होती है? किसी वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को या फिर रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और जीवा की लंबाई जो है
सदैव समान नहीं हो सकती। जैसे कि व्यास की लंबाई सदैव समान होती है, जितने भी व्यास खींचे जाएंगे सभी की लंबाई सदैव समान, जितनी भी त्रिज्याएं सभी की लंबाई सदैव समान। लेकिन जीवा में ऐसा नहीं है, जीवा की लंबाई घटती और बढ़ती रहती है। जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाएंगे वैसे वैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है और सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ये जीवा ऐसे बढ़ते बढ़ते जैसे ही बिल्कुल बीच में जाएंगे तो वृत्त का व्यास मिलेगा। वृत्त का व्यास भी एक जीवा होती है और जीवा वृत्त का व्यास जो होती है सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो अगर हम किसी जीवा द्वारा एक हम पार्ट काटे, जो कि मैंने काटा हुआ है, ये देखो, ये मेरे पास ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त में हमने जीवा द्वारा ये देखो इतना बड़ा पार्ट काट लिया। यहाँ पर बेटा ये जीवा द्वारा कटा हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम वृत्त खंड कहते हैं, वृत्त खंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। वृत्त खंड को इंग्लिश में हम सेगमेंट कहते हैं। तो आपको ये जानकारी हुई कि वृत्त क्या है, अर्धवृत्त क्या है, त्रिज्य खंड क्या है, साथ में वृत्त खंड क्या है। मतलब वृत्त को हम, ये है हमारे पास है वृत्त, और वृत्त को हम कहते हैं सर्कल। तो सर्कल क्या है बेटा? सर्कल क्या है? सेमी सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। अब हम इसके कुछ फार्मूलों पर चर्चा करेंगे। बात आती है पहले वृत्त की, तो पहले हम वृत्त की परिधि की बात कर लेते हैं। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि होती क्या है? तो बेटा वृत्त की परिधि क्या होती है? जो हमारे पास ये वृत्त के आसपास की बाउंड्री है, इसी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसको कैसे मापेंगे, इसको मापा कैसे जाएगा? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है बेटा? 2πr। जहां पर जो पाई है, इस पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या हुआ? 2πr। कोई भी किसी भी प्रकार का वृत्त हो, छोटा हो बड़ा हो, वृत्त तो वृत्त होता है। आपको उसकी त्रिज्या ज्ञात है तो आप उसकी परिधि को निकाल सकते हैं। उसके बाद वृत्त की परिधि के बाद होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अगला जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल हर जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी चीजें, बहुत जगह पर आपको वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे हमारे पास एक मार्कर है, इसका जो आधार है ये भी वृत्ताकार है, तो अगर इसका क्षेत्रफल लगाएंगे तो क्या वृत्त का क्षेत्रफल बोला जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और पाई का मान आपको बता दिया है 22/7। अच्छा, क्या पाई का मान 22/7 ही होता है? कहीं कहीं पे पाई का मान 3.14 भी हमें रखना पड़ता है, 3.14 भी रखना पड़ता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता चल गया πr²। तो वृत्त के आपके पास दो फार्मूले हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वृत्त की परिधि। ऐसे ही अर्धवृत्त में आते हैं। तो बच्चा अर्धवृत्त अगर हमारे पास वृत्त से अलग रखा हुआ है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ये वृत्त का आधा होता है, इसीलिए वृत्त के क्षेत्रफल का आधा करेंगे 1/2πr²। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अर्धवृत्त की अगर हम बात करें परिधि की, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है इस परिधि की आधी। 2πr का आधा करेंगे तो हट जाएगा, तो बचेगा πr। लेकिन आप देखिए एक चीज और, अर्धवृत्त में दो त्रिज्याएं और मिल जाती हैं। हम यहां से यहां तक मेजर करेंगे, ऐसे घूम के आएंगे यहां से यहां तक, तो ये तो πr हो गई। लेकिन एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये त्रिज्या और ये त्रिज्या इस परिधि में और जुड़ जाती है, इसलिए πr प्लस r मतलब 2r। तो πr प्लस 2r। अगर तुम्हारा अर्धवृत्त अलग है तो फिर उसकी परिधि जो होगी वो πr प्लस 2r होगी। ठीक है बेटा? क्षेत्रफल तो आपको पता हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। अगर हम त्रिज्यखंड की बात करें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड में कोण बन जाता है थीटा, और साथ में रहती है त्रिज्या, साथ में रहती है त्रिज्या। त्रिज्या और थीटा को मिला करके जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 πr²। थीटा बटे 360 πr²। मतलब हम कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बटे 360 πr²। अब ध्यान से देखो बेटा, जैसे मान लिया कि आपके पास एक वृत्त था, आपके पास एक वृत्त था, उस वृत्त में आपने नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट हटाया तो त्रिज्यखंड बन गया। तो आपको ऊपर वाला वही पार्ट तो मिलेगा, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो भी त्रिज्यखंड का काम कर रहा होगा। ये नीचे वाला भाग आपने हटा दिया तो ये त्रिज्यखंड है, तो ऊपर वाला भी जो बचेगा वो क्या है? वो भी त्रिज्यखंड। दोनों का नाम अलग अलग है। नीचे वाला जो है इसको नॉर्मल में त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और इसका फार्मूला ये होता है। लेकिन जो ऊपर वाला बचता है, ऊपर वाला जो भाग बचेगा, इसको कहेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको क्या कहते हैं? जो ऊपर वाला पार्ट बचेगा इसको बोलेंगे अगर हम नीचे वाले को हटा दें तो ऊपर वाला बच गया, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ मतलब होता है बड़ा, जो बड़ा वाला भाग बन गया
उसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। जो छोटा वाला भाग अलग है इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो अगर दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा, क्योंकि पूरा पूरा वृत्त था, वृत्त से नीचे वाला पार्ट हटाया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका बन जाएगा। मतलब अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड की बात करते हैं तो सेम कंडीशन वृत्तखंड में अगर हमने ये नीचे वाला पार्ट हटाया है तो ऊपर वाला भी पार्ट बना होगा, तो नीचे वाले पार्ट को तुम कहते हैं वृत्तखंड या फिर इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड भी बोलेंगे तब भी हम यही बात करेंगे, और या तो लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बचे हुए भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ में होता बड़ा, दीर्घ वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लेकिन अगर बात करें दीर्घ की, अगर हम इसी में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, अगर तुमसे कहा जाए कि भाई दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या करना है? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है, और उससे घटा देना है पूरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आप ये माइनस कर देंगे इससे तो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आशा है कि आप सभी को ये सभी फार्मूले याद हो गए होंगे या फिर समझ में आए होंगे। आप इनको रिवीजन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और हम इसी के बाद इसी के क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवाएंगे। तो आपको पता हो गया होगा त्रिज्या, केंद्र और साथ में परिधि, वृत्त क्या है, अर्धवृत्त क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और सभी के आपको फॉर्मूले होगा पूरी तरीके से। मैंने इसमें समझाया आपको वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, अर्धवृत्त, वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, और मैंने सभी के फॉर्मूले बताए सभी के। और अभी जो भी इसमें बेसिक में थोड़ा बहुत छूटा होगा वो मैं अगले पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, और साथ में अगले पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कक्षा 10 की दृष्टि से, और उसका एक क्वेश्चन जरूर आता है और अच्छे मार्क्स लेकर के आता है ये, और बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। आपको हम अगले पार्ट में मिलेंगे इसके क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप इसे याद कर लीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।